हेलो फ्रेंड्स। तो हिस्ट्री की आज आपकी तीसरी क्लास है और अभी तक हम बात कर रहे थे, हम हिस्टोरियोग्राफी और इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके थे, फेजेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में। और उसके बाद कल की क्लास में हमने बात कर ली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो शहरों के बारे में थे। ठीक है, अब हम आज की क्लास उसी से वहीं से पिकअप करेंगे, वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कल कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स देख रहे थे जो हमें हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में मिले। उसी कड़ी में एक और आर्टिफैक्ट हमें वहां पे मिला था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो है पशुपति सील। ठीक है, अब ये पशुपति सील क्या है? देखिए, सील का मतलब मैंने कल आपको समझा दिया था कि सील का मतलब वो चीज होती है जो कि मोस्टली ठप्पा लगाने के लिए किसी चीज पर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब ये पशुपति सील एक सील थी जिसके अंदर हमने इसको नाम दिया है पशुपति। इंडस वैली वाले पता नहीं इसको क्या कहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हमें नहीं पता इसे क्या कहते थे, लेकिन हमने इस सील को पशुपति सील कहा है। और इसके बीच में एक इंसान जैसा फिगर, ह्यूमन जैसा फिगर बैठा दिखाई दे रहा है, जिसके सर पर सींगों वाला ताज है। ठीक है, उसके दोनों तरफ कुछ जानवर है और उसके नीचे भी कुछ जानवर है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने पहली क्लास में बात की थी कि इसको कौन से फेज ऑफ हिस्ट्री में माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना जाता है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि इसके बारे में कुछ लिखा हुआ तो है, हो सकता है इंडस वैली वाले लोगों ने को भी लिखना आता हो, हम मानते हैं कि उनको लिखने की कला आती थी, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है उसको हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, वी हैव नॉट अंडरस्टूड येट। मतलब अभी तक हम उसको नहीं समझ पाए हैं। हमें लिखा हुआ मिलता है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते, है ना। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में काउंट करते हैं। ठीक है, तो जो ये सील है, इस सील के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते, तो हमें बस ये पता है कि कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद इसके दोनों तरफ कुछ जानवर हैं और इसके नीचे भी कुछ जानवर हैं, और ये एक योगी की मुद्रा में बैठा हुआ हमें दिखाई देता है। देखिए, मैं ये सील हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है, विजुअली चीजें जल्दी याद रहती हैं, अच्छे से याद रहती हैं। तो आप एक बार जब देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये सील है कैसी और क्या, किस टाइप का क्या कुछ था इसमें। देखिए, ये है वो सील जो फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये आपको ये इंसान बैठा दिख रहा है बीच में, शायद दिख रहा होगा। ये इंसान आपको बीच में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक इंसान है जो कि एक योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है। ठीक है, ये यहां तक ये है इंसान। ठीक है, इसके सिर पर सिंगों का ताज है, हॉर्न्स वाला ताज है, और इसके दोनों तरफ कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि इसके इधर ये एक गैंडा है, इंडियन राइनो, दूसरी तरफ है वाटर बैफेलो। ठीक है, तीसरा एनिमल जो इसके लेफ्ट साइड में है वो है एलिफेंट और टाइगर। यानी कि 4 वाइल्ड एनिमल्स, 4 जंगली जानवर इसके बाएं और दाएं तरफ हैं। चारों जंगली जानवर कौन कौन से हैं, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कि भाई जो पशुपति सील है उसके अंदर जो पशुपति है उसके लेफ्ट और राइट में कौन कौन से एनिमल्स डिपिक्टेड है और कितने डिपिक्टेड है। तो 4 एनिमल्स डिपिक्टेड है, राइनो, वाटर बैफेलो, एलिफेंट एंड टाइगर। ठीक है, और जो वो सील है, उस सील के नीचे जो वो पशुपति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके नीचे 2 हिरन डिपिक्टेड है। नीचे की साइड क्या डिपिक्टेड है, 2 हिरन। यहां से ये सील हमें ब्रोकन प्राप्त हुई है, यानी कि ये टूटी हुई है, तो लेकिन हमें इस तरफ इसके सींग दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही सींग इधर भी दिखाई दे रहे हैं, तो हमने ये अज्यूम किया है कि इस तरफ भी एक ऐसा ही क्या बोलते हैं डियर यानी कि हिरन होगा। ठीक है, तो ये पशुपति सील है। अब इसको कभी कभी प्रोटो शिवा सील भी बोला जाता है। प्रोटो शिवा मतलब ये एक शिवजी का इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर जो डिपिक्शन था वैसा सा कुछ है। मतलब हमें नहीं पता वो इसको इसकी पूजा करते थे, इस जो ये डाइटी है बीच में जो ये इंसान बैठा हुआ है, हो सकता है वो लोग इसको सेक्रेड मानते हो, इसकी पूजा करते हो, हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में। लेकिन हमने अज्यूम किया है कि जैसे शिवजी की आजकल, भगवान महादेव की जो आजकल हमारी समाज में हम उनको जिस तरह से दिखाते हैं कि वो एक
क्या बोलते हैं, योगी हैं जो कि जानवरों के बीच रहते हैं और मतलब जंगलों में रहते हैं, योग पूजा पाठ करते हैं, मतलब अपना ध्यान वगैरह लगाते हैं और वो इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो हम मानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके अंदर भी इनको शायद जो हमारे समाज में जो हम शिव जी की जो अवधारणा अभी तक पहुंची है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही चलती आ रही है और उसी को मॉडिफाई कर करके हम जो आज जिसको शिव मानते हैं उसका उद्गम हुआ है। ठीक है, तो इसको ये है हमारे पास प्रोटोशिवा सील, ध्यान रखिएगा। और ये प्रोटोशिवा सील हमें कहाँ से मिली है? ये प्रोटोशिवा सील हमें मिली है, एक सेकेंड, बंद कहाँ से होगा, सॉरी, ये जो प्रोटोशिवा सील है ये प्रोटोशिवा सील हमें मिली है इन मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान, यानी कि कहाँ से मिली हमें? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, तो हमने देखा कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स जो हमें प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। पशुपति सील, ठीक है, फिर हमने देखा था डांसिंग गर्ल, ठीक है, फिर उसके बाद हमने मोहनजोदाड़ो का एक और इंपॉर्टेंट फीचर देखा था, वो था ग्रेट बाथ। हमने बात की थी कि ये रिचुअल शायद रिचुअल पर्पजेज के लिए यूज किया जाता होगा। एक बहुत बड़ा पूल था पानी का जिसके आसपास कुछ ऐसी जगहें बनी हुई थी जहां पर बाथरूम जैसा कुछ बना हुआ था जहां पर लोग अपने कपड़े वगैरह चेंज कर सकते थे। और हमने ये भी बात की कि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेटलमेंट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब तक कि राखी गढ़ी को नहीं खोज लिया गया। लेकिन फिर भी हम यही मानते हैं कि मोहनजोदड़ो ही जो क्या बोलते हैं कैपिटल सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इसका आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि जब सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी हमें मिला है, सबसे बड़ी सेटलमेंट राखीगढ़ी के अराउंड है, तो अब हम इस चीज को बदल क्यों नहीं लेते कि भाई मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या बोलते हैं सेंटर था या कैपिटल थी। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इस रीजन को आपको ध्यान रखना है। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसके जो टाउन्स थे, यानी कि इंडस वैली टाउन्स, आईवीसी टाउन्स, वर प्लैंड सेटलमेंट्स। यानी कि ये प्लैंड सेटलमेंट्स थी। सोचिए, आज से 4600 साल पहले, यानी कि लगभग 2200 बीसीई में, 2200 बीसीई इस टाइम में, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से भी 2200 साल पहले भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जो कि टाउन प्लानिंग तक जानती थी। टाउन प्लानिंग जो कि आज हम इतने मॉडर्न होने के बावजूद हमारे टाउन्स अभी तक भी प्लान्ड सेटल्ड नहीं है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी टाउन्स एक प्लान्ड तरीके से बसाए गए थे जिसमें जो सारी सड़कें थी वो क्या बोलते हैं परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती थी, यानी कि ग्रिड पैटर्न पर इनको बसाया गया था। जो परपेंडिकुलर जिस सड़कें जहां पर इंटरेक्ट करती हैं, यानी कि अगर आप सबने कभी सुना हो कि चंडीगढ़ एक प्लान टाउन है, आप लोग कभी चंडीगढ़ गए हो तो आपने देखा हो कि चंडीगढ़ की जितनी भी सड़कें हैं सारी आपस में 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली ही इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, यानी कि एक ग्रिड जैसा बन जाता है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे टाउन्स ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। ठीक है, दूसरा, इनमें सभी में, सभी टाउन्स में, सभी गलियों में पक्की नालियां थी, यानी कि बहुत ही बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था। आप सोचिए ये चीजें कितनी बड़ी बात है 2200 साल पहले होने के लिए। आज भी हमारे शहरों में एक क्वालिटी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जब भी बारिश वगैरह होती है या फिर ऐसा कुछ होता है, मौसम खराब हो जाता है, ज्यादा पानी गिर जाता है भगवान से, तो उस टाइम पर हमारे शहरों में पानी भर जाता है। हमारे नाले अभी तक इतने एफिशिएंट नहीं है कि वो अभी भी इंसानों का वेस्ट मैनेज कर सकें, और जबकि हम बोलते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन है। तो आप लोग सोचिए उनके पास कितना बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम रहा होगा। ठीक है, और तीसरी इसकी खासियत यह थी कि जो टाउन था वो डिवाइडेड था 2 पार्ट्स में।
ठीक है। शहर जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। अब वो दो हिस्सों में कैसे बटा हुआ था? देखिए, शहर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से थोड़ा ऊंचा होता था, यानी कि शहर ऐसे बसा हुआ था, एक ऊंचा हिस्सा, फिर उसके बाद नीचा हिस्सा। तो हम ये मानते हैं कि भाई जनरली जो ऊंची चीजें होती हैं वो बेहतर होती हैं, यानी कि ऊंचाई पर घर बनाना बेहतर होता है। तो हम ये समझते हैं कि जब इन लोगों को इतना पता था तो इन्हें इतना भी पता होगा कि ऊंचाई पर घर बनाना बेहतर होता होगा। और जो बेटर हाउसेज है उनको कौन अफोर्ड कर सकता है ना? आज भी आप देखिए, जो बढ़िया जगह पर जो घर मिलते हैं उनको कौन अफोर्ड कर सकता है? रिच क्लास या रूलिंग क्लास, है ना? जो या तो जो रिच हो या फिर रूलिंग हो। ठीक है, तो हम देख रहे थे दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। दो पार्ट्स कौन कौन से थे हमारे पास? लोअर टाउन यानी कि निचला शहर, और जो अपर टाउन था उसको हम सिटाडेल बोलते हैं, यानी कि शहर का जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम सिटाडेल बोलते हैं। तो सिटाडेल जनरली शहर का छोटा हिस्सा होता था, और शहर के जो आम लोग होते थे, जो लोग शहरों में काम करते थे, जैसे कि हम आजकल देखते हैं ना, आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए। दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन इसका जो कैपिटल वाला हिस्सा है, जो मेन कैपिटल है नई दिल्ली, वो एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। दिल्ली का सिर्फ एक हिस्सा है, और सबसे सुंदर साफ सुथरा वही है, और वहां पर रूलिंग क्लास रहती है। और जो मासेज हैं, जो आम लोग हैं, जो भाई जो इस शहर को चला रहे हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और बाकी अपना काम करते हैं, वो शहर के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ वहां भी था कि जो सिटाडेल था, यानी कि जो अपर टाउन था, शहर का जो ऊंचा हिस्सा था, वहां पर हम मानते हैं कि रूलिंग क्लास रहती थी। और ये जो सिटाडेल है, हमने बात कहां से शुरू की थी? हमने बात ये शुरू की थी कि हम अब भी मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट शहर क्यों मानते हैं? हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट शहर इसलिए मानते हैं क्योंकि जो मोहनजोदड़ो का सिटाडेल था, यानी कि अपर सिटी थी, वो सबसे बड़ी थी। अब जहां पर सबसे बड़ी अपर सिटी होगी, इसका मतलब वहां पर सबसे ज्यादा रिच और रूलिंग क्लास वाले लोग रहते होंगे। अब मेन जो रूलिंग क्लास अगर मोहनजोदड़ो में रह रही है, तो मेन रूलिंग क्लास आजकल हम देखते हैं कहां रहती है? कैपिटल में। तो इसीलिए हम मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक कैपिटल सिटी थी। ठीक है, अब इसी कड़ी में एक चीज और सोचनी चाहिए आपको, एक बात और आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम ये कह ही क्यों रहे हैं कि कैपिटल है? क्या पता सारे शहर आपस में अलग अलग हो सकता है भाई हर शहर अपना काम खुद कर रहा है, हर शहर अपना अलग बसा हुआ है। आसपास के गांव के जो खेती, हमने बात की कि खेती का सरप्लस होने के बाद ही शहर बस सकता है, तो आसपास के गांव में जो खेती का सरप्लस है वो इकट्ठा करके हर शहर अपना अलग अलग काम धंधा चला रहे हैं। ठीक है, जरूरत कहाँ है? हमें कैसे पता कि कोई कैपिटल भी थी, है ना? हम मान सकते हैं, अगर सोचिए इंडिया के बहुत सारे हिस्से होते, एग्जाम्पल के लिए इंडिया के बहुत सारे हिस्से होते, हरियाणा अलग होता, पंजाब अलग होता, राजस्थान अलग होता, यूपी अलग होता, बंगाल अलग होता। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी कैपिटल होती, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे होते। हमें कैसे पता कि पूरा इंडिया एक ही है? सोचिए आज से 50,000 साल बाद हो ऐसा हो कि दुनिया तबाह हो जाए और फिर से हमारी जो सिविलाइजेशन है वो फिर से ग्रोथ करे, और फिर लोग खोद खोद के देखें तो उनको मिले कि भाई क्या बोलते हैं, ये जो जगह है यहाँ पर कभी पहले कोई सिविलाइजेशन रहती थी। तो वो ये इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचेंगे कि भाई कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, ये सारे बड़े बड़े शहर हैं, ये सारे शहर नई दिल्ली ही इनकी राजधानी थी, यानी कि नई दिल्ली इन सबसे जुड़ा हुआ था। ये चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? सोचिए, इस चीज को आपको दिमाग लगाना चाहिए। हम क्यों बोल रहे हैं कि ये जो पूरी साइट है, पूरे जितना भी एरिया है, मांडा से लेके और क्या आलमगीरपुर तक, जितना भी एरिया है, आलमगीरपुर नहीं, आई एम रियली सॉरी, मैं उस शहर का नाम मुझे अभी दिमाग से स्किप हो गया। तो यहाँ से लेकर जो हमारे पास नीचे नीचे वाला जो हिस्सा है, लोथल मान लीजिए, लोथल तक जो हिस्सा है वो पूरा एक ही यूनिट थी। ठीक है, वो पूरी एक ही यूनिट हम कैसे मान सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा? आप सोचिए, अगर आज से 50,000 साल बाद कोई आर्कियोलॉजिस्ट आता है और वो इंडिया वाले एरिया के खुदाई करता है, तो उसे इस टाइम पीरियड के जो सिक्के हैं वो नई दिल्ली में भी सेम मिलेंगे, चेन्नई में भी सेम मिलेंगे, कोलकाता में भी सेम मिलेंगे, और क्या बोलते हैं, राजस्थान में भी सेम मिलेंगे। नोट भी सेम मिलेंगे, लेकिन नोट शायद तब तक बचेंगे नहीं, वो तो गल जाएंगे, है ना, डिकम्पोज हो जाएंगे। सिक्के मिलेंगे क्योंकि वो मेटल के हैं, तो सिक्के उसे दिल्ली में भी वही सिक्का मिल रहा है, कोलकाता में भी वही सिक्का, बेंगलोर में भी वही सिक्का, चेन्नई में भी वही सिक्का। ठीक है, लेकिन वो इंसान जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला जाएगा तो उसे लाहौर में अलग सिक्का मिलेगा। लाहौर का सिक्का और नई दिल्ली का सिक्का सेम नहीं होगा, तो उसे पता चल जाएगा कि लाहौर और नई दिल्ली आपस में जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन नई दिल्ली और अमृतसर आपस में जुड़े हुए थे। समझ रहे हो आप?
तो अगर हमें सेम पैटर्न हर जगह दिखाई देता है तो हम ये गैस कर सकते हैं कि भाई वहां पर सेम चीजें चलती होंगी। अब जैसे सेम पैटर्न से हम क्या समझते हैं, जो सील्स हमें मिली हैं, तो वो सील्स जितनी भी मेजर इंडस वैली साइट्स हैं, चाहे वो लोथल हो, चाहे वो धोलावीरा हो, चाहे राखीगढ़ी हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे बनावली हो, जितनी भी ये साइट्स हैं इंडस वैली साइट्स, इंपोर्टेंट इंडस वैली साइट्स, यहां पर हमें हर जगह वही सेम सील्स प्राप्त हुई हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये घर बनाए गए थे, यानी कि जो शहर बसाए गए थे, शहरों में जो घर थे वो पक्की ईंटों के होते थे। ठीक है, अब जो ईंटों का साइज था वो हमें हर जगह पर सेम मिला है, यानी कि हर जगह पर हमें सेम टाइप की ईंटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो पूरा सिस्टम था ये कोई अलग अलग अपने अपने काम नहीं कर रहे थे, हर जगह पर कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, तो हमने बात की मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर क्यों था, तो ये इंडस वैली टाउन प्लानिंग की कुछ खासियतें हैं, ये भी हमने इसी बीच में ये बात समझते समझते पढ़ ली है, इन चीजों को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसी टाउन प्लानिंग की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि इसके अंदर ही कुछ और चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। एक ये था कि हर घर में अपना खुद का ड्रिंकिंग वाटर वेल होता था। ड्रिंकिंग वाटर वेल इन एवरी हाउस, यानी कि जो पीने के पानी के लिए हर घर में अपना अलग से कुआं होता था। ठीक है, तो आप सोचिए ये बात, ये कितनी बड़ी बात है कि हर घर के पास अपना पानी पीने की सुविधा अलग से होती थी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इंडस वैली टाउन प्लानिंग के बारे में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस वैली टाउन्स कौन से पैटर्न पर बसे हुए थे, तो आपका आंसर होगा ग्रिड पैटर्न। ठीक है, और आपसे और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडस वैली टाउन्स जनरली कितने हिस्सों में बटे होते थे, 2 हिस्सों में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आज एक और इंपॉर्टेंट सिटी की इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसका नाम है लोथल। ठीक है, अब देखिए हम एक बार लोथल की लोकेशन देख लेते हैं कि लोथल प्रेजेंट कहाँ है ना। तो ये है हमारे पास यहाँ पर लोथल, यहाँ पर प्रेजेंट है लोथल हमारे पास। मैं आपको छोड़िए, यहाँ पर हमें लोथल दिखाई देता है। ठीक है, लोथल अभी फिलहाल कहाँ है, लोथल अभी फिलहाल गुजरात भारत में स्थित है। ठीक है, अभी लोथल की लोकेशन क्या है, गुजरात में स्थित है। अब लोथल इतना इंपॉर्टेंट टाउन क्यों था, कल हमने बात की कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसके लोग एक्सपोर्ट के काम में भी माहिर थे, यानी कि वो बहुत ही एक्सपर्ट ट्रेडर्स थे। ठीक है, वो ट्रेड का काम करते थे। अब वो ट्रेड का काम करते थे तो उन्हें जो अपना सामान था वो एक्सपोर्ट करना पड़ता था। ठीक है, वो सामान जब वो एक्सपोर्ट करते थे तो वो कौन से रूट से एक्सपोर्ट करते थे, सी रूट से। ठीक है, इस अरेबियन सी के रास्ते वो सामान कहां जाता था, वो सामान हमारा जाता था जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी उस टाइम पर, और जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वहां पर, यानी कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सामान था वो एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, अब जब ये सामान एक्सपोर्ट होता था तो इसे एक्सपोर्ट करने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए, यानी कि आज हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं हम पोर्ट्स के थ्रू करते हैं। हमें हमारे जहाज खड़े होने के लिए, वहां पर सामान लादने के लिए, सामान उतार कर उसको चेक वेक करने के लिए, वो सब देखने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए ना, तो वो जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और वह जगह इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए क्या थी, लोथल थी। यानी कि लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट टाउन था। क्या देख रहे हैं हम, लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट टाउन था। पोर्ट टाउन मतलब पत्तन नगर, यानी कि यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं यार, लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट टाउन था, यानी कि ये वो शहर था जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाव वगैरह खड़े होते थे और वहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम किया जाता था। ठीक है, अब ये पोर्ट टाउन था, तो कोई भी टाउन को पोर्ट होने के लिए क्या जरूरत होती है, मतलब क्या किस चीज की जरूरत होती है, कोई टाउन पोर्ट कब बन सकता है, क्या नई दिल्ली कभी पोर्ट हो सकता है, बताइए। नई दिल्ली कभी पोर्ट नहीं बन सकता क्योंकि नई दिल्ली के आसपास कोई भी बहुत बड़ी मेजर वाटर बॉडी नहीं है। हाँ, माना यमुना रिवर है, लेकिन वो इतने बड़े स्केल पर इतना बड़ा शिपिंग वगैरह को हैंडल नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसीलिए
पोर्ट टाउन वहीं पर हो सकता है जहां कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी हो। हमने देखा लोथल के आसपास इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी कौन सी है, अरेबियन सी, या जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, ये वाला एरिया अरेबियन सी, ये लोथल के पास में है। तो लोथल का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, जो वाटर बॉडी लोथल के पास है, वो है अरेबियन सी, ठीक है। अब अगर ये पोर्ट टाउन था, तो पोर्ट टाउन में क्या चीज होनी जरूरी है, कोई ऐसी जगह होनी जरूरी है ना जहां पर शिप्स खड़े होते हो, और जहां पर शिप्स खड़े होते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड, है ना, उसको हम डॉकयार्ड बोलते हैं। तो लोथल में एक डॉकयार्ड था, यानी कि एक बहुत बड़ा पूल था पानी का, जिसमें पानी भरा हुआ था, और ये पक्का था, यानी कि ब्रिक्ड, पक्की ईंटों से बना हुआ था ये पक्का डॉकयार्ड लोथल में उस समय पर, आज से 2400 साल पहले, सॉरी आज से तो 4600 साल पहले, 2400 बीसी, 2200 बीसीई में, 2400 बीसीई में, बिफोर क्राइस्ट के आने से 2400 साल पहले लोथल में हमारे पास एक ऐसा डॉकयार्ड था जो कि ब्रिक्ड था, एक पक्का नाव के खड़े होने की एक जगह थी। सोचिए कितनी बड़ी अचीवमेंट्स हैं ये हमारे देश के लिए, अगर हम गर्व करें तो हमारे देश के लिए ये कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है कि उस समय पर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित थी। और कल हमने बात की, अंग्रेज बात करते थे व्हाइट मैन्स बर्डन की, तो वो व्हाइट मैन्स बर्डन का मिथ इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज ने बिल्कुल तोड़ कर रख दिया कि भाई तुम हमें क्या सिखाने आए हो, हमें तो ये सब चीज़ें, जब तुम जंगलों में घूमते थे उस समय पर हमारे पास इतने बड़े बड़े शहर थे, एक वाइब्रेंट सिविलाइजेशन थी उस टाइम पर इंडिया में, ठीक है। तो हमने ये बात की। और दूसरा वही सेम, ये भी दो दो पार्ट्स में बटा हुआ था, ये तो बेसिक फीचर है ना, दो पार्ट्स में बटा हुआ था, जिसमें से क्या, सिटाडेल और लोअर टाउन, सिटाडेल और लोअर टाउन, ठीक है, ये दो हमारे पास थे उस टाइम पर। अब यहां से भी हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स प्राप्त हुए हैं, यानी कि कुछ चीजें हमें यहां से प्राप्त हुई हैं। वो आर्टिफैक्ट्स हमारे पास क्या क्या हैं, सबसे पहले तो यहां से बहुत सारी सील्स प्राप्त हुई हैं, है ना। तो सील्स प्राप्त होने की क्या इंपॉर्टेंस है, सोचिए, हमें जहां पर सील्स मिल रही हैं, जैसे एक गवर्नमेंट ऑफिस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जहां काम होता है, कस्टम डिपार्टमेंट की सील आपको वहीं तो मिलेगी, कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिस में ही तो मिलेगी जहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है ना। तो वही बात है कि यहां से अगर हमें लार्ज नंबर ऑफ सील्स प्राप्त हो रही हैं, तो इसका मतलब यहां से चीजों को लाया ले जाया जाता था, क्योंकि हमने बात की कि जो इंडस वैली की जो सील्स थी उनका मेजर काम क्या था, ठप्पा लगाना, किसी चीज को सर्टिफाई करना कि भाई इस पर अगर ये सील लगी हुई है तो इसका मतलब ये इंडस वैली का प्रोडक्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमें यहां से प्राप्त हुआ है एक इंस्क्रिप्शन, यानी कि हमें एक पत्थर पर लिखा हुआ सबसे बड़ा जो इंस्क्रिप्शन हमें अब तक प्राप्त हुआ है, वो हमें कहां से प्राप्त हुआ है, लोथल में प्राप्त हुआ है। अब हमें नहीं पता कि इस पर लिखा हुआ क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो लोग लिखने की कला तो जानते थे, लेकिन हमें वो पढ़ना नहीं आता था, ठीक है। उसके बाद तीसरा यहां से मिले हमें एक कंपस। अब ये कंपस बिल्कुल आज की तरह मैग्नेटिक कंपस नहीं है कि भाई जिसमें मैग्नेट की एक नीडल होती है जो आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, गोल था जो, और जिसके ऊपर कुछ मार्किंग्स बनी हुई थी, है ना, एक गोल इंस्ट्रूमेंट जिस पर कुछ मार्किंग्स बनी हुई थी। अब इसका क्या काम होता है, देखिए जब हम समुद्र में होते हैं तो नावों को नेविगेट कैसे किया जाता है, नाव कैसे नेविगेट करती है, आसमान को तारे देख के, उसको तारों से पता चलता है कि भाई वो कौन सी दिशा में जा रही है, अगर उसके पास कोई कंपस वगैरह नहीं है तो, क्योंकि कंपस तो एक मॉडर्न इन्वेंशन है, उस टाइम लोगों के पास कंपस नहीं था, तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि एक ऐसा यंत्र बनाया जो कि एंगल्स नापता था, ठीक है, और एंगल्स नाप के और वो तारों को देखकर वो अपनी पोजीशन कैलकुलेट करते थे, यानी कि ये किस काम के लिए था, नेविगेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारे स्केल प्राप्त हुए हैं, स्केल यानी कि जिससे हम चीजों की लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। और वो एक कमाल की बात यह है कि इसी चीज से हम ये समझ सकते हैं कि वो लोग कितने इंटरकनेक्टेड थे कि हर स्केल पर जो मार्किंग्स है वो सिमिलर है, यानी कि हर स्केल पर सेम लेवल की मार्किंग्स है, यानी कि सेम साइज की मार्किंग्स है। जैसे कि हम बात करें
आज की तारीख में हम बात करें तो नई दिल्ली में भी 1 मीटर वही होगा जो मुंबई में होगा, और जो कोलकाता में होगा, जो चेन्नई में होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं, सब 1 मीटर माप रहे हैं, तो सेम 1 मीटर माप रहे हैं, ठीक है। तो वैसा स्केल हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त हुआ है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बेहतरीन स्केल है। यानी कि एक स्केल आप सोचिए, एक स्केल जो आप किसी स्कूल में यूज करते हैं लाइन खींचने के लिए, जो सिंपल मेजरमेंट के लिए होता है, नॉर्मल मेजरमेंट के लिए, वो इतना डिटेल्ड नहीं होता। लेकिन एक साइंटिफिक लेबोरेटरी में हमें जो स्केल मिलेगा वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड होगा, ठीक है। इसका पर्पस क्या होगा आप सोचिए। अब यहाँ का स्केल अगर बहुत ज्यादा प्रिसाइज था, बहुत ज्यादा मार्किंग्स थी, जैसे कि जो हम स्केल यूज करते हैं, ठीक है, उस स्केल में सेंटीमीटर की मार्किंग्स होती हैं, मिलीमीटर की मार्किंग्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो नहीं, और ज्यादा प्रिसाइज जो स्केल होगा, जो स्केल जितना ज्यादा प्रिसाइज होगा उसमें माइक्रोमीटर की भी मार्किंग्स होंगी, है ना। अगर कोई आप क्या बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, तो आप मिलीमीटर में तो नहीं माप सकते ना, आपको डिटेल्ड मार्किंग चाहिए। तो वैसे ही जहां पर प्रिसाइज मेजरमेंट की जरूरत होती है, वहां के स्केल्स पर डिटेल्ड मार्किंग होती है। तो यहाँ के जो स्केल्स थे वो सबसे ज्यादा डिटेल्ड थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हमें जितने भी स्केल मिले हैं, हमें अब तक 3 स्केल्स प्राप्त हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उनमें से सबसे ज्यादा डिटेल्ड जो स्केल था वो कहां का था, लोथल का, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जो हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम था वो यहाँ का सबसे बेहतरीन था। यानी कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम कौन से सिटी से हमें प्राप्त हुआ है, तो आप बताएंगे लोथल से, ठीक है। और कल हमने बात की कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का एक शब्द है, और उस शब्द का मतलब क्या होता है, माउंड ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला। तो वैसे ही जो लोथल है वो एक गुजराती भाषा का शब्द है, और इसका मतलब भी मृतकों का टीला होता है। यानी कि जब इस शहर की खुदाई नहीं हुई थी, जब इसे आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं ढूंढा था, उससे पहले भी लोगों को पता था कि यहां पर एक शहर था पहले, और कुछ ह्यूमन रिमेन्स थे, यानी कि मृतकों की प्राप्ति यहां से हमें हो रही थी, उससे पहले भी लोगों को पता था। इसीलिए इस जगह का नाम लोथल रखा गया था, ठीक है। अब याद रखेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 शहर हैं जिनके नामों का मतलब सेम है, और वो दोनों शहर कौन कौन से हैं, मोहनजोदड़ो और लोथल, और दोनों के नाम का मतलब क्या है, मृतकों का टीला, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इतनी बात की। अब बाकी कल की क्लास में बात करते हैं। कल की क्लास में हमारा शायद सिंधु घाटी सभ्यता का लेक्चर पूरा हो जाएगा, और उसके बाद एक बार हम, अगर आप सब चाहेंगे तो हम एक बार इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछा ही जाता है, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।